बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट खाद डाल के उसमें बैक्टीरिया स्टैब्लिश करोगे जमीन में, तब जाके नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट होगी। कई लोग क्या करते हैं, पहली बात तो पूरी प्रैक्टिस अप्लाई नहीं करते। किसी के खेत में नेचुरल फार्मिंग के नाम पे 200 लीटर का ड्राम भी नहीं है, कहने से नहीं होता, और 200 लीटर से भी बात नहीं बनती, वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। सही मायने में आप जमीन में बैक्टीरिया छोड़ोगे 5000 लीटर, उसको आप चाहे 5 बार करके दो, चाहे 10 बार करके दो, चाहे 3 बार, एक बार में 5000 लीटर बैक्टीरिया नहीं देना जमीन। वो क्या पता कौन सा बैक्टीरिया किस मौसम में मल्टीप्लाई होता है, किस मौसम में प्रजनन करता है। कंप्लीट जितने भी बैक्टीरिया हैं इसकी खेती के लिए, वो आप एक बार जमीन में एस्टैब्लिश कर दो, फिर उसमें जहर मत डालो, वो अपनी कॉलोनी अपने आप डेवलप कर लेंगी। अब मेरे खेत में मैं अगर कोई देखना चाहे तो मैंने जुताई भी बंद कर रखी है, जुताई भी नहीं करता मैं। वैसे है मेरा एक कॉन्सेप्ट बागवानी का, इसमें जैसे अपनी ट्रेडिशनल फसल है, गेहूँ हो गया, सरसों होगी, इनमें तो बगैर जुताई का काम चलता नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस परंपरागत खेती को छोड़ के थोड़ा सा किसान भले ही 25% में 30% में बागवानी शुरू करे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब तो सरकार भी इस पे खूब मदद कर रही है। हमने लगाया था उस टाइम तो शायद 8-9 हज़ार रुपये एकड़ की सब्सिडी थी, अब तो 43-44 हज़ार रुपये दे रही है सरकार। 3 साल का उनका रख रखाव, उनकी देखभाल, खुराक पानी सब कुछ दे रही है। तो अपन इसको ऑर्गेनिक खेती को अपनी देसी भाषा में समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। ये सारा खेल है बैक्टीरिया का। जमीन में बैक्टीरिया भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो क्या होता है नेचुरल फार्मिंग में, जो अपनी केमिकल फार्मिंग है ना, इसमें क्या होता है, जो नेचुरल फार्मिंग में कीड़ा लग गया, मान लो इंसेक्ट का अटैक आ गया, तो लोग डर जाते हैं, इसका इलाज कैसे करें, इसका क्या समाधान होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पौधे की स्टेम में या तने में या उस पौधे के अंदर अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में अगर खुराक होगी तो वो इंसेक्ट उस पर हमला करेगा ही करेगा। क्योंकि कोई भी जीव है धरती का, वो सूंघ के काम करता है। उसको ये नहीं पता चलता, वो आंखों से नहीं देखता 5 एकड़ दूर टमाटर बो रखा है या कोई और चीज़ है। वो स्मेल से काम करता है। स्मेल उसको खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, प्रकृति का ये नियम है। वो स्मेल से अट्रैक्ट होकर उस फसल के पास जाएगा, फिर वहाँ पे वो सूंघेगा, उसको देखेगा कि इसकी मेम्ब्रेन में अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में अगर भोजन है तो इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ो, इसके अंदर घुसो, इस पर हमला बोलो। अगर उसमें अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में खुराक नहीं है तो कोई इंसेक्ट हमला नहीं करेगा। और नेचुरल फार्मिंग में इंसेक्ट को मारने का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको दूर भगाने का कॉन्सेप्ट है। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है तो उसके उपाय है, समाधान है। खट्टी लस्सी होगी, उसमें कॉपर डाल के 3-4 दिन उसको खट्टी कर लो, उसके बाद उसका छिड़काव कर दो, गौमूत्र मिला लो, बीच में नीम का तेल मिला, यानी कि कहने का मतलब ये। और इसमें नेचुरल फार्मिंग में मारने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मारने के पीछे अगर किसान पड़ गया ना तो समस्या क्या होगी मैं आपको बताऊं। इनका व्यवहार कैसे काम करता है बैक्टीरिया का, इंसेक्ट का। जो इंसेक्ट के मांसाहारी जीव और शाकाहारी 2 तरह के होते हैं खेती में। जो शाकाहारी जीव है वो तो पेड़ पौधों को, पत्तों को खाएगा, जो मांसाहारी है वो उनको खाएगा। प्रकृति में अपने आप कंट्रोल है तो वो उनको खाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो मांसाहारी जीव हैं वो स्वभाव से निडर होते हैं, तो वो अपने अंडे बच्चे खुले में देते हैं, बिल्कुल कहीं छुपा के नहीं देते। और जो शाकाहारी हैं वो डरपोक होते हैं, वो अपने अंडे बच्चे देंगे छुपा के, जमीन में, किसी पत्ती के नीचे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह कि वो सुरक्षित रहे। जब किसान स्प्रे मारता है तो उस स्प्रे से मांसाहारी जीवों का तो संपूर्ण विनाश हो जाता है। फिर उस एक स्प्रे से शाकाहारी भी मर जाते हैं। लेकिन जब वो जो अंडे बच्चे छुपे हुए हैं नीचे जमीन में, वो फिर डबल ताकत से बाहर निकलते हैं। उनको कंट्रोल करने वाला कोई रहा नहीं। जब वो डबल ताकत से बाहर निकलेंगे तो अगला जहर जल्दी चाहिएगा और उससे हार्ड चाहिएगा। एक बार अगर आपने ये प्रक्रिया चालू कर दी, बार बार स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। क्यों मांसाहारी? तो अब जैसे मैंने देखा है मेरे खेत में, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बारीकी से समझा। मेरे किन्नू माँ की सुंडी, हर पत्ते पे सुंडी बैठी, देखा मैंने, मगा खा जाएगी सारा पत्ता में। मैंने फ़ोन करा अपने वहाँ ताराचंद बेल जी के पास, मध्य प्रदेश। वो बोले मैं आपको एक मेटारीजियम नाम का वायरस होता है,
उसको आप मल्टीप्लाई करके गुड़ में 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के 4-5 दिन मल्टीप्लाई करके उसकी स्प्रे कर देना। वो सुंडी के शरीर से जब टच होगी तो उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा वो वायरस, तो पैरालाइज होकर खाना पीना छोड़ देगी, फिर वो अपने आप मर जाएगी। तो 4-5 दिन तो कोरियर में लाग के उसने भेजा, वो 4-5 दिन वो मल्टीप्लाई करना गुड़ में, 8-9 दिन का समय निकल गया। मन ने फिर अपनी टांगी टंकीर गया खेत में, तो मन देखे एक भी पौधे की सुंडी को नहीं, पत्ते खा रखे सारे। तो मैं उस टाइम पर बाग छोटा ही था, 1-2 साल तो करी थी, जुताई बंद कर रखी है 2 साल से। तो मैं अपना रोज ओढ़ की उसका मैं बाउंड लग गया। तो एक खेत का पड़ोसी आ गया, खेत का पड़ोसी ने देखा हर पौधे पे पत्ते खा रखे और नीचे दस्ता बड़ी सुंडी की काली हो रही जमीन, और बोला सुंडी नहीं है एक भी पौधे पे, गई कहाँ? मैं बोला वाह दरी बड़ी बुराई टंकी, मैं भी इससे चक्कर में पड़ रहा, सुंडी गई की 8-9 दिन में। फिर मैंने रात में लेंस लेके टॉर्च वॉर्च लगा के देखा सिस्टम ये कंट्रोल होया कैसे। तो हर एक पौधे पे मकड़ी ने जाड़ा लगा रखा, ये अपनी ये भेड़ नहीं है, अगर मट्टी लगा अगर कुआं या हाँ कुमारी या पकड़न लाग रही उन्हें, और लिया कि अपने उसमें फिट करा। मैंने 1-2 फोड़ देखा और ठंडा भरा सुंडियां करती, सारा प्रकृति ने अपना आप कंट्रोल कर लिया। बस प्रकृति की कार्रवाई में बाधा मत बनो। जब से इंसान प्रकृति की कार्रवाई में बाधा बढ़ना शुरू हुआ है तब से वो दिक्कत माना शुरू है। प्रकृति को आप अपना काम करने दो। वो एक साइंटिस्ट थे उधर बंगलोर साइड के, नाम तो मैं भूल गया, पीछे से उनकी एक मैंने संपादकीय टिप्पणी पढ़ी थी ना, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थे। वो ये बोले डॉक्टर साहब कि किसान जो इन 72 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने जितना बर्बाद कराया है इतना किससे नहीं करा। बोले डॉक्टर साहब आप ये क्या करें, इसका आपने एविडेंस देना। हाँ बोला मैं एविडेंस दूंगा, आपको सबूत दूंगा। आप किसी जमीन पे इंसान को मत भेजो, वो अपना आप बन खड़ा कर देगी, और इंसान ने भेज दो, पलाऊ दे दो, रोटावेटर दे दो, ड्रिप दे दो, उससे बन खड़ा नहीं हो पा रहा। तो ये जो प्रकृति का जो नियम है ना, प्रकृति यम नियम RVR प्रचार इन चीजों पे चलती है। जो यूनिवर्सल फंडामेंटल फैक्ट है, आप उस जो प्रकृति ने काम करना है उसमें बाधा मत बनो। बस आपने इतना सा काम करना है, ऑर्गेनिक खेती अपने आप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने रिजल्ट देखना है तो मेरे खेत में आओ, देखो मेरे पौधों का फलों का टेस्ट देखो, उनकी ग्रोथ देखो, सारा सिस्टम, और बगैर किसी जहर के। ये भी एक तरह की बचत ही है, बगैर खर्चे के। अगर आपको सस्टेनेबल तो डेवलपमेंट इसी को कहेंगे। आपकी जेब में आ क्या रहा है आपके, तो उससे मतलब 1 लाख रुपए की आप आमदनी ले रहे हैं किले से, उसमें 60-70 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्चा लगा रहे हैं, तो वो तो आपने देखना है नेट मेरे पास क्या बचा है। एक जो आए वही जेब में है, खर्चे के नाम पे कुछ है ही नहीं, जीरो। और सच पूछो तो मैं अगले साल से पानी भी बंद करने जा रहा हूँ। अब पिछले साल मैंने पानी भी बंद करके ट्रायल ली थी पौधों पे, तो आड़ू के ऊपर तो इफेक्ट आया उसका, क्योंकि पिछले साल बारिश भी लेट होगी, मानसून भी टाइम पे नहीं आई। आड़ू पे तो उसका इफेक्ट आ गया, उसकी खाल बुचने लगी, फिर मन पानी चलाना पड़ा। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग पे अगर आप कंप्लीटली शिफ्ट हो गए, पूरा बैक्टीरिया अपने जमीन में एस्टेब्लिश कर दिया, तो फिर पानी की भी जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े जंगल खड़े, उनमें कौन पानी देता है, कौन DAP देता है, कौन यूरिया देता है, कुछ नहीं। सब प्रकृति का अपना नियम है, वो अपने आप एडजस्ट कर ले। एक माइकोराइजा नाम का बैक्टीरिया भी, उसको आप एक तरह से वो परजीवी कहेंगे, जो पौधों की जड़ों में अपनी कॉलोनी बना के रखता है। वो क्या करता है, वो जमीन में जहाँ वाटर लेवल जितना भी नीचे है, 2 तरह का होता है माइकोराइजा, इंडोर एक्टा। जमीन में अगर 400 फुट नीचे भी पानी है तो वहां से पानी को लेके आएगा और पौधे के पास छोड़ देगा। ये काम तो है माइकोराइजा जो इंडो है उसका, जमीन से वाटर लेवल से पौधे के पास पानी लेना। एक्टा है उसको जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचाना। और ये माइकोराइजा, इसको खेती का अनुमान कहते हैं। माइकोराइजा जिस खेत में पूरी भरपूर मात्रा में एस्टैब्लिश हो गया, आपको पानी की जरूरत नहीं है। ये सबसे ज्यादा होता है जंडी की जड़ में। राजस्थान में आपने देखा होगा 400 फुट तले पानी है, चाहे 5 साल अकाल पड़ जाओ जंडी सूखती नहीं। वहीं से लेके निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके कुछ एक कंपनियां किसानों को दे रही है। जो डब्बों वाला खेल है उन पे ना तो मैं तो भरोसा करता नहीं। अब उसमें वो जिंदा भी है, अब वो मरा हुआ है,
किसी भी बैक्टीरिया का मेरे ख्याल प्रोटोकॉल ही इतना सख्त है कि वो कंपनियां फॉलो नहीं कर पाती, पता नहीं फिर रिटेलर के पास होलसेलर के पास पड़े रहते हैं 5-5 4-4 महीने। अब इस जैविक खेती के नाम पे उन्होंने ये सौदा बेचना शुरू कर दिया। कोई एनपीके कंसोर्टिया दे रहा है, कोई सुडोमोनास दे रहा है, कोई बवेरिया बेसियाना, सब कुछ लोग लगे हुए व्यापार बना दिया इसका भी, क्योंकि लोगों को पता है अब दुनिया में नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा। केमिकल फार्मिंग अब आने वाले टाइम में जवाब देने लगी। साइंटिस्टों ने कह दिया भाई हम जो प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे केमिकल फार्मिंग से, अब वो पीक पे जाके डिक्लाइन पे चल पड़ी है, सैचुरेशन स्टेज आ गई है। अब चाहे भले ही आप 10 बैग यूरिया डीएपी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, उल्टी घटना शुरू हो गई है, जमीन बंजर होनी शुरू हो गई है। तो जमीन ही जब बंजर हो जाएगी तो आने वाले 8-10 साल बाद मेरे को नहीं लगता इस मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से किसान खेती कर पाएगा, क्योंकि बंजर भूमि को जहाँ नाम माता का दर्जा मिल गया। माता का दर्जा उसी को मिलता है जो जिंदा और कुछ पैदा करे। बांझ को माता नहीं कहते। यूं थार का रेगिस्तान है, उसको धरती माता थोड़ी कहेंगे, वहाँ कुछ उगता ही नहीं, क्यों मरी हुई भूमि है, उसमें बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया जरूरी है। बैक्टीरियल एक्टिविटी जमीन में जितनी ज्यादा होगी जमीन की उपजाऊ शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। उसको बढ़ाने के लिए सब लोग अलग अलग प्रक्रियाएं बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उनका निचोड़ निकाल के मैंने तो अपना एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है। अब एक चीज उसकी ले ली, एक उसकी ले ली, एक उसकी ले ली, सारी फ्री। पैसे वाला कोई सिस्टम इसमें यूज नहीं होता। अब जैसे अहमदाबाद में गिर गौशाला में गोपाल उस्तारी है, उनके पास गिर गौशाला है, 1200-1300 गाय है उनके पास, और उनके पास 18 डीएनए तक की गाय है। लोगों ने गायों के साथ जो छेड़खानी कर दी ना, वो नस्ल चेंज कर दी, हाइब्रिड इंजेक्शन टीके लगवा लोगे, कुछ का कुछ बना दिया। वो गाय नहीं है जो प्योर गाय थी अपने देश की। हर स्टेट की अलग गाय, हरियाणा की अलग गाय है, राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग है, पंजाब की अलग है, हर स्टेट की अलग गाय है। तो उनके पास 18 डीएनए तक की गाय हैं जिसमें कोई क्रॉस ब्रीड नहीं हुआ अभी तक। और उन्होंने ऐसी लेबोरेटरियों में अपने बैक्टीरिया वो देते हैं गोकर्पामृतम नाम से, जो गाय के गोबर से, गोमूत्र से, इन चीज़ों से मिलके बनता है, और वो फ्री देते हैं, किसी किसान से कोई पैसा नहीं लेते। एक बोतल वो आपको दे देंगे गोकर्पामृतम, उसमें जितने धरती पे बैक्टीरिया लगभग सारे हैं। जो थैलियों में लाते हो खरीद के वो 300, 350, 400 रुपये लीटर देते हैं। वो भी एक बैक्टीरिया, और उसमें तो 72 किस्म के बैक्टीरिया तो लेबोरेटरियों में आइडेंटिफाई हो गई है। ऐसी लेबोरेटरी में जिनकी मान्यता 114 देशों में। वो उस तरह का आप कोई अपना कल्चर तैयार करो, वो ऐसा होता है आप उसको जितने मर्जी साल यूज करते रहो। वो एक तरह का जामन है। वो एक बोतल ले 200 लीटर पानी का ड्राम भरा, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया, और 1 लीटर 2 लीटर गाय देसी गाय की लस्सी डाल दी, और उसमें वो बोतल डाल दो। वो एक बोतल से 200 लीटर हो जाएगा। वो बन गया आपका मदर का। आप उसको ढक के छाया में रखो, फिर उसमें से 2 लीटर निकालो, नए ड्राम में 200 लीटर पानी डालो, 2 लीटर वो बैक्टीरिया डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 200 लीटर, फिर तैयार हो गया। हफ्ते 10 गर्मी में तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 7-8 दिन लेगा तैयार होने। आप उस ड्राम को 1 एकड़ में पानी के साथ चला दो। इस तरह से जो 200 लीटर का ड्राम बना, वो आपने कम से कम 1 एकड़ में 5000 लीटर देना पड़ेगा। एक 200 लीटर के एक ड्राम से काम नहीं चलेगा। अब मान लो आपने इस मई जून के महीने में दे दिया, टेम्परेचर हाई है, बैक्टीरिया क्या पता कितना सर्वाइव करेगा कितना नहीं। कुछ बरसात में दो, कुछ सर्दी में दो, कुछ गर्मी में दो, अलग अलग मौसम में अलग अलग क्रॉप में देते रहो। एक बार जमीन में जामन लग गया ना, अब जैसे मान लो 2 कुंटल दूध है और उसमें 2 चम्मच दही की डाल दी, तो फिर सारा दही बन जाता है। तो आपने इंतजार करना पड़ेगा, बैक्टीरिया धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा, उसको जहर से बचा के रखना पड़ेगा। साथ में आप जहर मारोगे, साथ में बैक्टीरिया छोड़ोगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब लोगों ने टाइम का भाव ये प्रोग्राम बाहर करना कहता जी। अच्छा जो अभी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना उसको पता होता है, इंसान को पता नहीं है पौधे को किस टाइम पे कितना बाहर चले। हाँ वहाँ चलो ठीक है।